हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। तो ये पेडिग्री एनालिसिस है क्या? तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल्स एक फैक्टर जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक कैरेक्टर्स बोल लीजिए या फिर एक आप ट्रेट्स बोल लीजिए। और फैक्टर्स जो बाद में जाकर क्या बना, जीन। जो लेटेस्ट आज के टाइम में हम लोग उसी फैक्टर्स के मेंडेलियन फैक्टर्स को आजकल हम लोग बोलते हैं जीन्स। तो मतलब कि जीन कंट्रोल्स द कैरेक्टर। तो जीन्स कंट्रोल्स द कैरेक्टर मीन्स अब जो कैरेक्टर हमारे पास है दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन। तो कुछ जीन्स डिफेक्ट हो जाते हैं और वो हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में इनहेरिटेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मान लिए कि ये इनहेरिटेंस पैटर्न जो है अगर देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स हमको देखना पड़ेगा, फिर उनके भी पेरेंट्स देखना पड़ेगा। मतलब कि वो जीन्स कहाँ से डिफेक्टिव पीस के अनुसार चलता हुआ आ रहा है, और इसी को हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो इसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी डिसऑर्डर क्रिएट होता है दैट इज ड्यू टू द जीन म्यूटेशन और ड्यू टू सम इफेक्ट्स, तो वो डिसऑर्डर बार बार हर जनरेशन में इनहेरिटेंस होना शुरू करता है और वो उस पूरे फैमिली में वो इनहेरिटेंस होते हुए चला जाता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो डिजीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस जनरेशन से ओरिजिनेट हुआ है, और वो ये भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और इसी के एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर बच्चे? तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेंस। डिसऑर्डर मतलब जो भी जीन्स हुआ है और वो जीन्स कब म्यूटेट कर गया, क्योंकि म्यूटेशन क्रिएट हुआ और म्यूटेशन क्रिएशन के कारण क्या हो गया, वो डिजीज क्रिएट करना शुरू कर जाएगा, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और वो जीन्स बार बार हर जनरेशन में इनहेरिटेंस होना शुरू हो जाएगा। और उसी के स्टडी को तो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर है? तो दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन फैमिलीज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स ने क्या बोला था कि एक फैक्टर्स है जो कि एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो मेंडल्स ने जब ये बात बतलाया तब उसी को आधार मानते हुए जब स्टडी शुरू किए तो इसी के हम लोग परिणाम स्वरूप पेडिग्री एनालिसिस करना शुरू कर दिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगेन्स। अब क्या मान ली कि लेट सपोज अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो हम लोग तो बैक क्रॉस करवा कर देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स पर हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं ह्यूमंस की बात करेंगे तो कौन सा डिजीज़ कब आया, अब हमारे मान ली कि हमको ये देखना है कि हमारे पेरेंट्स में था कि नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स में था कि नहीं। तो अब ग्रैंड पेरेंट्स को तो हम लोग जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेट सपोज अगर उनकी डेथ हो गई है तो स्टडी कैसे करेंगे? तो उसी जीन्स को हम लोग एनालिसिस करना शुरू करते हैं, जिसके कारण एक पूरा फ्लो चार्ट बनता है इन द फैमिली एंड दैट इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंस इट इज एविडेंट दैट द कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट्स और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो प्लांट्स में तो हो सकता है, हम लोग बैक क्रॉस करवा देते हैं। मेंडल्स ने ये बताया था कि बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है। बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस में क्या देखे थे कि जो भी हमको F1 जनरेशन में जो हमको ऑफ स्प्रिंग मिला उस ऑफ स्प्रिंग को अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा देंगे, तो उसको हम लोग बोले थे बैक क्रॉस, यही बात बोला था। तो बैक क्रॉस करवा कर हम लोग तो देख सकते हैं उसमें प्लांट्स के केस में, लेकिन अगर ह्यूमंस की बात आएगी तो हम लोग बैक क्रॉस नहीं करवा सकते, मुश्किल हो जाएगा। So a study of the family history about the inheritance of particular traits provides an alternative. Such an analysis of traits in several generations of a family and this is called the pedigree analysis.
क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक ट्रेट्स है उसके करेक्टर्स को, उसके ट्रेट्स को एनालिसिस करते हैं सेवरल जनरेशन तक, आगे और पीछे, मतलब प्रीवियस में हमारे ग्रैंडफादर में था कि नहीं, हम उनके ग्रैंडफादर में था कि नहीं। तो इस टाइप से हम लोग हर जनरेशन में, बहुत सारे जनरेशन में जब एनालिसिस करते हैं उस करेक्टर को, उस ट्रेट को, तब हम लोग उसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या है कि पेडिग्री एनालिसिस, जैसे ये देख रहे हैं, ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। अब ये फ्लो चार्ट बना हुआ है तो हमको ये सिंबल पहले देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये पेडिग्री एनालिसिस चार्ट है बच्चे। क्या है? पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट है। और ये पेडिग्री चार्ट किनका है? बहुत ही रिनाउंड पर्सन का है, क्वीन विक्टोरिया का है। तो इस पेडिग्री चार्ट में क्या बतलाया जा रहा है कि इनके फैमिली में जब भी कोई मेल मेंबर्स हुए, हीमोफिलिक हुए, उनकी डेथ हो गई है। मतलब मेल्स में अगर जो हीमोफिलिक हुए तो उनकी डेथ हो गई है। और हीमोफिलिक का करेक्टर क्या होता है कि इसमें ब्लड लॉस, अगर जब भी कभी कुछ कट होता है तब क्या होता है कि ब्लड लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोफिलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट इज़ 8 और 9 नहीं बनता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड कोगुलेट ही नहीं करता है, और जब कोगुलेट नहीं करता है तो सारा ब्लड लॉस हो जाता है, और जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। जैसे लेट सपोज देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फोंसो गोंजियोलो, देखिए ब्लीड टू डेथ आफ्टर एक्सीडेंट। ये देखिए हेनरी डाइड एट द एज ऑफ 4। वाल्डेमीर ऑफ प्रूसिया लिव्ड टू 56, ये जिंदा रह गए। फेडरिक विलियम डाइड एट द एज ऑफ 3। तो जिनको जिनको इनके फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में जो मेल मेंबर्स हुए और वो हीमोफिलिक हुए तो उनकी किसी न किसी कारणवश डेथ हो जाती थी। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कब से वो चलता हुआ आ रहा है? तो इसी को हम लोग स्टडी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। कि देखिए क्वीन विक्टोरिया की शादी हो गई अल्बर्ट से, उनके इतने सारे बच्चे हो गए, उनमें से एक बच्चा लियोपोल्ड, वो हीमोफिलिक थे, लेकिन संयोग से वो मैरिज उनकी हुई नॉर्मल फीमेल से, और इनके बच्चे हुए क्या, इनके बच्चे के बच्चे हुए ग्रैंड सन्स हुए, जो कि विस्काउंट ट्रिमेंटन थे, जो एट द एज ऑफ 20 उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू कि वो डिजीज़ कब से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, इस जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या देख रहे हैं कि लियोपेड यहाँ पर डिजीज्ड है। इसका मतलब कि ये जो क्वीन बैक्टीरिया होंगी ये कैरियर होंगी, और दिस हेमोफिलिक डिजीज, दिस हेमोफिलिक डिजीज इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो फीमेल क्वीन विक्टोरिया थी वो कैरियर की तरह काम कर रही थी, कैरियर फीमेल थी। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो ये सब जो सिंबल, इतने सारे सिंबल्स देख रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले सिंबल स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ कि इन द पेडिग्री एनालिसिस इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर द जनरेशन। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग टूल। ये क्या बोलता है, जब पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो ये समझिए हमको पीछे हमारे एंसेस्टर्स में वो जीन्स प्रेजेंट था कि नहीं था, वो डिजीज़, वो डिसऑर्डर प्रेजेंट था कि नहीं था, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आने वाले जनरेशन में भी वो डिजीज़ होगा कि नहीं होगा उसके भी हम लोग पता कर सकते हैं। सो दिस पेडिग्री प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग टूल्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेस, एबनॉर्मलिटीज और डिजीज। क्लियर है? चलिए देखिए, अब इसके लिए हमको समझने के लिए, पेडिग्री समझने के लिए, पेडिग्री के बारे में जानना है तो कुछ हम लोग सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्क्वायर की बात करते हैं, अगर हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द मेल, और अगर सर्किल हम लोग सिर्फ ड्रॉ करते हैं दैट विल बी द फीमेल। ये दोनों क्या देख रहे हैं, एम्प्टी देख रहे हैं, ये खाली है, तो एम्प्टी अगर स्क्वायर रहा दैट विल बी द नॉर्मल मेल, एम्प्टी सर्कल रहा दैट विल बी द नॉर्मल फीमेल, और ये रोम्बस स्ट्रक्चर में रहा दैट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड। और जब यही
बॉक्स कलर हो जाएंगे, ये क्या देख रहे हैं इसमें, कलर देख रहे हैं, तो कलर्ड बॉक्स हो गया या कलर्ड सर्किल हो गया, तो इसका मतलब हो गया क्या कि दिस इंडिविजुअल्स इज अफेक्टेड। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स की बात कर लिए। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों बॉक्स के बीच में अगर सिंगल लाइन से दोनों ज्वाइंट है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में मेटिंग हो रहा है, मैरिज हो रहा है। ठीक है, और अगर यही डबल लाइन इसमें आ जाता है, देखिए सिंगल लाइन है दैट विल बी द मेटिंग, अगर डबल लाइन आ गया ये भी मेटिंग कहलाएगा, लेकिन क्या है बिटवीन द रिलेटिव्स, और इसको बोलते हैं कॉन्सेगुअस मेटिंग बोलते हैं। जैसे भाई बहन में हो गया, चचेरे भाई बहन में हो गया, फुआ भाई में हो गया, तो इस तरीके से मतलब बिल्कुल रिलेटिव्स के अंदर में ही अगर मेटिंग हो रही है, मैरिज हो रही है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द डबल लाइन्स बिटवीन द टू। ठीक है, और इनके अगर ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो हम लोग वर्टिकल लाइन से फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग। तो क्या देख रहे हैं, ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए, ये दोनों के बीच में मैरिज हो गई, मेटिंग हो गई, और मेटिंग होने के बाद वर्टिकल लाइन से हम लोग इसको डिनोट कर दिए। तो इनके चिल्ड्रन कितने होंगे वो हम लोग बताना शुरू कर दिए। देखिए क्या, पेरेंट्स एबव एंड द चिल्ड्रन बिलो, ये दोनों हमको चिल्ड्रन हो गए। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, चिल्ड्रन अगर वो कलर्ड हो गए दैट चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अगर ये इस शेप में अगर नंबरिंग लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग का नंबर्स कितने थे, कितने बच्चे हुए थे उनके, उसके नंबरिंग लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब, और ये क्या है अनकलर्ड है, मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर ट्विंस हुए तो क्या होंगे, तो ट्विंस देखिए वर्टिकल लाइन को बाइफरकेट से हम लोग इसको कनेक्टेड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, दोनों सेम सेक्स है, दैट विल बी द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। वहीं पर अगर हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं, सो स्क्वायर विल ऑल्सो द कनेक्टेड विद द वर्टिकल स्प्लिटेड लाइन्स, दैट विल बी द कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या हुआ, मोनोजाइगोट्स मतलब जाइगोट एक बने, फ्यूजन हुए, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद एक हमको बन गया क्या चीज़, जाइगोट। लेकिन जब जाइगोट में क्लीवेज होना शुरू हुआ तब यही जाइगोट 2 अलग अलग फॉर्म में ये स्प्लिट कर गए, और इसी को हम लोग बोलते हैं। तब ये क्या देख रहे हैं कि अगर स्पर्म Y कैरी कर रहा है जीन्स क्रोमोजोम्स और ओवम X कैरी कर रहा है, तो ये जाइगोट क्या हो जाएगा, X और Y, दैट विल बी द मेल। तो ये दोनों अब इसी के स्प्लिटिंग के कारण हो रहा है, मतलब दोनों ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही जाइगोट से डेवलप हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्लियर है। अच्छा, वहीं पर अगर हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात क्या करेंगे तो क्या होता है कि एक चाइल्ड में भी फीमेल और दूसरे चाइल्ड में भी मेल। ये कैसे पॉसिबिलिटी है, तो जब 2 ओवम 2 स्पर्म के साथ अगर ये फर्टिलाइज करते हैं तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। लेट सपोज एक क्रोमोजोम है, स्पर्म है, वो कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोजोम, और दूसरा स्पर्म दैट कैरीज द वाई क्रोमोजोम्स। तो अब इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, एक हो जाएगा एक्स एक्स फीमेल हो जाएगी, और एक हो जाएगा एक्स वाई दैट विल बी द मेल। सो इन दिस केस डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या हो जाएगा कि बोथ ऑफस्प्रिंग सेक्स विल बी द डिफरेंट बट इट मे बी द सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ढेर सारा सिंबल्स देख लिए। अब बात आती है बच्चे कि इससे जो क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं। तमाम क्वेश्चन को देखते हुए इसको ज़रूर देखिएगा बच्चे, और क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब ट्राई करेंगे तो उससे हमको ढेर सारा क्या हो जाएगा, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है बच्चे कि देखिए क्या है, सबसे पहला ट्रिक क्या है, डू अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या कि अगर कोई पेरेंट्स मेल या फीमेल, मेल और फीमेल अगर कोई अफेक्टेड है तो क्या उसके संतान, उसके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हैं। अगर यहाँ पर बात आ जाती है यस,
अफेक्टेड हैं तब वो हो जाएगा डोमिनेंट। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग कोई सा भी पेडिग्री रहेगा बच्चे तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। एक डोमिनेंट ऑटोसोमल रह सकता है, एक डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड रह सकता है, रिसेसिव ऑटोसोमल हो सकता है या रिसेसिव सेक्स लिंक्ड हो सकता है। तो जैसे ही बात पता चल गई हमें कि अगर वो अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं, यस हुआ मतलब डोमिनेंट हुआ। अब डोमिनेंट हुआ इसका मतलब 2 आपका ऑप्शन नलिफाई हो गया। कौन कौन सा? रिसेसिव का जो भी रहेगा वो हम उसको दरकिनार कर सकते हैं। रिसेसिव ऑटोसोमल्स या रिसेसिव सेक्स लिंक्ड वो हट गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए। अब तो डोमिनेंट हो गया, तो डोमिनेंट में भी सेक्स लिंक्ड और इट में भी द ऑटोसोमल, ठीक है। और वहीं पर अगर ये अफेक्टेड नहीं हुए तब वो हमारा हो जाएगा रिसेसिव। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद क्या हमको देखना है कि अब ऑफस्प्रिंग में देखना है, इनके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो गए, डोमिनेंट पता चल गई। अब अगर दोनों हमको ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड मिलते हैं, मतलब मेल और फीमेल बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड, अगर यस मिलता है दैट विल बी द कॉल्ड एज ऑटोसोमल। तो अब हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन वहीं पर अगर वो अफेक्टेड, दोनों सेक्स अफेक्टेड नहीं होते हैं, दैट विल बी द कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि डू अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड सन, क्या अफेक्टेड मेल के अफेक्टेड सन है? अगर हाँ तब वो हो जाएगा वाई लिंक्ड डिजीज, और नहीं तो वो हो जाएगा एक्स लिंक्ड डिजीज या एक्स लिंक्ड पेडिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या देखें कि हमारे पास 4 टाइप का पेडिग्री हो सकता है। क्या हो सकता है? डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, ठीक है। दूसरा डोमिनेंट ऑटोसोमल। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? रिसेसिव एक्स लिंक्ड। और फोर्थ क्या हो सकता है? रिसेसिव ऑटोसोमल। यही हमारा हो सकता है। तो अब इससे हमको ये क्या पता चल गया, अगर इसी की हम लोग सिर्फ बात करें तो पहला कंडीशन क्या हो गया? अफेक्टेड पेरेंट्स का अफेक्टेड चाइल्ड मतलब डोमिनेंट, और डोमिनेंट के बाद दोनों अफेक्टेड हैं, यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा हमको? एक्स लिंक्ड हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो देख लेते हैं कुछ ऐसे डिजीज़ के नाम कि जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चे। तो देखिए क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट है तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा डिजीज़ होता है? तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, हंटिंगटन डिजीज़ है। ऑटोसोमल रिसेसिव की बात बोलते हैं तो सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टेसेक डिजीज़, फिनाइलक्यूटिनेरिया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स या डिजीज़ की बात करते हैं तो वो हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की बात करते हैं तो रिकेट्स, रेट सिंड्रोम, अल्पोर्ट सिंड्रोम। वाई लिंक्ड डिजीज़ में हाइपरट्राइकोसिस, एजोस्पर्मिया। और एक मैटरनल होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक बोलते हैं, तो इसमें ऑल चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड इफ मदर इज अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये जो मैटरनल इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे के पास जो साइटोप्लाज्म आता है ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, तो उसमें ओवम का साइटोप्लाज्म आता है, और ओवम कहाँ से आता है? फीमेल बॉडी से आता है, मदर से आता है। तो इसीलिए अगर इसमें कोई भी ऑल चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड है, कब होगा? जब उसकी मदर इन्फेक्टेड रहेगी, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द मैटरनल और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि जैसे लेट सपोज अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है, लेट सपोज देखिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या है बच्चे, कि देखिए ये क्या दिया हुआ है कि ये फीमेल मेल फीमेल मेल, ठीक है, इसके ऑफस्प्रिंग हुए, दैट इज द मेल फीमेल, फिर आपस में क्रॉस हुआ मेल फीमेल, फिर इनके बच्चे हुए, ये 4 लड़कियां हो गई, उसके बाद मेल, उसके बाद फीमेल, और मेल सारे अफेक्टेड हैं, मेल हर जनरेशन में अफेक्टेड हो रहे हैं।
तो इसका मतलब हमको क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि सारे मेल्स अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब कि मेल्स के पास क्या रहता है, वाई क्रोमोजोम रहता है और वो वाई क्रोमोजोम ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा वाई लिंक्ड डिसीज हो जाएगा, वाई लिंक्ड ट्रेट्स हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है एम्स 2009 का है बच्चे, देख लिए एम्स 2009 का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चे। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। देखिए एक दिया हुआ है मेल फीमेल, इसके ऑफस्प्रिंग हुए, दैट इज मेल, एक फीमेल, ये फीमेल, इधर मेल मेल, इनकी मेटिंग हुई मेल से और इनके 3 बच्चे, एक मेल 2 फीमेल। अब क्या है, ये मेल अफेक्टेड है, ये फीमेल अफेक्टेड हैं और ये मेल अफेक्टेड हैं। अब क्या बोल रहा है बच्चे, अब ये बोल रहा है कि पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये था कि क्या अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चाइल्ड है, यहाँ तो पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं बट अफेक्टेड चाइल्ड है, हो गया नो। पहला कंडीशन में तो क्या हो गया, ये रिसेसिव हो गया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि इनके पास क्या है, बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड, बोथ सेक्स आर अफेक्टेड, यस मेल भी और फीमेल भी, तो हमको क्या हो गया ऑटोजोमल, और ऑटोजोमल में तो ये इस पेडिग्री का आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है बच्चे ऑप्शन में, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलकीटोनुरिया, सेक्स लिंक तो नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया, बी ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोनुरिया एज इन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोजोमल में क्या बोल रहा है फिनाइलकीटोनुरिया, और यहाँ पर फिनाइलकीटोनुरिया कहाँ पर है, ये देखिए ऑटोजोमल रिसेसिव फिनाइलकीटोनुरिया, मतलब हमको बी ऑप्शन सही है, ये हमको सही हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग आज देखे बच्चे कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, कैसे देखेंगे। वो जो 2 पेज दिए हैं टाइप्स ऑफ पेडिग्री चार्ट और इसके पहले का ये जो चार्ट है बच्चे, ये दोनों चार्ट से आप किसी भी तरीके का पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, उसका ट्रेड्स बतला सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं बच्चे, तब तक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।